हम लोग भी कितने अजीब है ना। 8 बिलियन लोग एक छोटे से नीले पत्थर अर्थ पर रहते हैं। हम लड़ते, हंसते और रोते हैं, हम बाउंड्रीज बनाते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार रात को छत पर जाकर उस काले अनंत आसमान को जरूर देखता है। और हम उस पल में एक अजीब सा डर महसूस करते हैं। ये डर अंधेरे या भूत प्रेतों का नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी में एक टर्म है, द फर्मी पैराडॉक्स। इटालियन साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने 1950 में एक सिंपल सा सवाल पूछा था, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और इसमें बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, तो एलियंस अब तक हमें मिले क्यों नहीं? वेयर इज एवरीबॉडी? 75 साल गुजर गए, हमें जवाब में क्या मिला? सिर्फ सन्नाटा। हमने मार्स की लाल मिट्टी छानी, हमने टाइटन के मीथेन ओशियन देखे, हमने यूरोपा की बर्फ के नीचे झांका, लेकिन क्या हम लाइफ को ढूंढ पाए? बिल्कुल भी नहीं। हमने रेडियो सिग्नल भेजे, लेकिन वापस कोई हेलो नहीं आया। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में धरती से 40 लाइट ईयर्स दूर कुछ ऐसा देखा है जो हमारी हिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट देगा, द एरा बिफोर डिस्कवरी एंड द एरा आफ्टर डिस्कवरी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैपिस-1e एक्सोप्लैनेट। ये सिर्फ एक एक्सोप्लैनेट नहीं, ये एक वर्डिक्ट है। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम उस डाटा को डिकोड करेंगे जो नासा के साइंटिस्ट ने टेक्निकल पेपर्स में छुपा रखा है। हम उस दुनिया की सैर करेंगे जो शायद हमारी अगली अर्थ हो सकती है, द इम्पॉसिबल स्टार सिस्टम। ट्रैपिस-1e को समझने के लिए पहले हमें उसके घर, उसके नेबरहुड को समझना होगा, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम जैसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सूरज एक येलो ड्वार्फ है, विशाल, गर्म और ब्लाइंडिंगली ब्राइट, लेकिन ट्रैपिस-1 एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है। ये तारा इतना छोटा है कि अगर आप जुपिटर को थोड़ा और बड़ा कर देते और उसमें आग लगा देते तो वो ट्रैपिस-1 बन जाता। इसका साइज हमारे सूरज का सिर्फ 10% है और इसकी रोशनी हमारे सूरज के मुकाबले सिर्फ 0.05% है। अगर आप अभी वहाँ मौजूद होते तो आफ्टरनून में भी वैसा ही लगता जैसे अर्थ पर शाम को लगता है, एक हमेशा रहने वाली गोल्डन आवर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, नेचर ने यहाँ रूल्स तोड़ दिए। इस छोटे से तारे के पास 1-2 नहीं बल्कि 7 अर्थ साइज प्लेनेट हैं। इमेजिन कीजिए, 7 प्लेनेट ऑलमोस्ट अर्थ साइज के हैं और वो तारे के इतना ज्यादा करीब हैं कि वो सातों के सातों हमारे मरकरी के ऑर्बिट के अंदर फिट हो जाते हैं। ये व्यू सोचिए, अगर आप ट्रैपिस-1e की सतह पर खड़े हैं और ऊपर देखते हैं तो आपको नेबरिंग प्लेनेट जैसे ट्रैपिस-1f और ट्रैपिस-1d आसमान में टाइनी डॉट्स की तरह नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो आपको मून से 3 गुना बड़े दिखेंगे। आप बिना किसी टेलीस्कोप के नंगी आंखों से नेबरिंग प्लेनेट के क्लाउड्स और ओशन को देख पाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट खुश नहीं थे, बल्कि बहुत डरे हुए थे। रेड ड्वार्फ स्टार्स बहुत वॉयलेंट होते हैं, वो अपनी जवानी के दिनों में सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन फेंकते हैं। नासा को 90% यकीन था कि ट्रैपिस-1e का एटमॉस्फेयर करोड़ों साल पहले ही जल चुका होगा। उन्हें लगा था वो रेडिएशन से झुलसा हुआ एक बेयर रॉक प्लेनेट है। लेकिन जब जेम्स वेब ने अपनी सुनहरी आंख खोली तो कहानी पूरी तरह पलट गई। जो नया डाटा सामने आया उसने एस्ट्रोनॉमर्स की नींदें उड़ा दी। द स्मोकिंग गन, DMS एंड मीथेन। अब हम थोड़ा टेक्निकल होंगे, लेकिन मेरे साथ रहिए क्योंकि ये सबसे जरूरी पार्ट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी प्लेनेट की फोटो नहीं लेता। वो प्लेनेट इतने दूर हैं कि वो सिर्फ एक पिक्सल दिखते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि वहाँ क्या है? जब ट्रैपिस-1e अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से छनकर हम तक आती है। अगर वहाँ ऑक्सीजन है तो वो लाइट का एक स्पेसिफिक हिस्सा खा जाएगी, और अगर मीथेन है तो दूसरा हिस्सा। ये एक बारकोड जैसा है। जब नासा ने ट्रैपिस-1e के बारकोड को स्कैन किया तो कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड अलर्ट बजने लगे। उन्हें मिला डाइमिथाइल सल्फाइड। दोस्तों, ये शब्द याद कर लीजिए, क्योंकि अर्थ पर अगर आप पूरी दुनिया को स्कैन करें लेकिन फैक्ट्रीज और वोल्केनोज को हटा दें तो DMS सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनाती है, दैट इज लाइफ, स्पेसिफिकली मरीन फाइटोप्लैंक्टन यानी समुद्री जीव। DMS एक ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट है जो तब बनता है जब समुद्र में बैक्टीरिया और अलगे सांस लेते और मरते हैं। नेचर में ऐसा कोई नॉन बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल तरीका नहीं है जिससे DMS इतनी बड़ी मात्रा में बन सके। फाइंडिंग DMS ऑन अ प्लैनेट इज लाइक अ फाइंडिंग फिंगरप्रिंट ऑन अ मर्डर वेपन। लेकिन बात सिर्फ DMS पर खत्म नहीं होती। वेब को वहाँ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन भी मिला। अब आप बोलेंगे मीथेन तो गैस प्लैनेट पर भी होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मीथेन के साथ ऑक्सीजन का मिलना ये केमिकल लॉज के हिसाब से इम्पॉसिबल है। केमिस्ट्री कहती है कि मीथेन और ऑक्सीजन एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो एक दूसरे से रिएक्ट करके खत्म हो जाते। अगर किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में ये दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब कि वहाँ नीचे कोई फैक्ट्री है जो लगातार मीथेन को पंप कर रही है ताकि वो खत्म ना हो। लेकिन ट्रैपिस-1e पर वोल्केनोज वो फैक्ट्री नहीं, क्योंकि मीथेन के साथ कार्बन मोनोक्साइड भी होती है जो कि वहाँ नहीं है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? नासा भी ऑफिशियली लाइफ को अनाउंस नहीं कर रहा। वो 100% कंफर्म करना चाहते हैं, लेकिन जो डाटा हमारे पास है वो 99.9% चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है दैट ट्रैपिस-1e इज अलाइव, लाइफ इन द ट्वाइलाइट जोन, स्पेक्युलेटिव बायोलॉजी।
तो चलिए डाटा को छोड़ते हैं और इमेजिनेशन को ऑन करते हैं। अगर वहाँ लाइफ है तो वो दिखती कैसी होगी? क्या वो हमारी जैसे हैं या कुछ और? साइंस के हिसाब से ट्रैपिस वनी की दुनिया अवतार मूवी से भी ज्यादा हैरान करने वाली होगी। सबसे पहली चीज, ट्रैपिस वनी टाइटली लॉक्ड है। जैसे चांद का एक ही हिस्सा हमेशा अर्थ को फेस करता है, वैसे ही ट्रैपिस वनी का एक ही हिस्सा हमेशा उस गर्म तारे की तरफ रहेगा और पीछे का हिस्सा हमेशा बर्फीली ठंड और अंधेरे में। लाइफ वहाँ ना आग में है ना बर्फ में, लाइफ होगी उस पतली सी पट्टी में जहाँ दिन और रात मिलते हैं। द टर्मिनेटर लाइन, एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा शाम रहती है और जहाँ सूरज हमेशा होराइजन पर अटका हुआ है। वहाँ के जंगल हमारी पृथ्वी की तरह हरे नहीं होंगे क्योंकि वो सन की विजिबल लाइट यूज करते हैं, लेकिन ट्रैपिस वन स्टार बहुत कमजोर है। वो ज्यादातर इंफ्रारेड लाइट फेंकता है उस हल्की रोशनी को एब्जॉर्ब करने के लिए। वहाँ के पेड़ पौधों को ब्लैक या डीप पर्पल होना होगा। इमेजिन कीजिए काले रंग के बड़े बड़े पत्ते जो सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं ताकि हर फोटोन को पी सकें। चलिए अब बात करते हैं वहाँ के जानवरों की। ट्रैपिस वनी की ग्रेविटी अर्थ के बराबर है, लेकिन वहाँ हवाएं बहुत तेज होंगी क्योंकि हॉट साइड और कोल्ड साइड का टेम्परेचर डिफरेंस तूफान पैदा करेगा। इसलिए वहाँ के एनिमल्स लो प्रोफाइल होंगे, जमीन से चिपक कर चलने वाले। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी आंखों में होगा क्योंकि वहाँ रोशनी कम है। वहाँ के एनिमल्स की आंखें हमारी आंखों से 5 से 10 गुना बड़ी हो सकती हैं और शायद वो कलर नहीं हीट देखते होंगे। वहाँ के प्रीडेटर्स के पास थर्मल विजन होगा। और समुद्र, अगर डीएमएस मिल रहा है तो वहाँ ओशियन है, लेकिन वो ओशियन शायद डार्क साइड की तरफ बहते होंगे। वहाँ के पानी में बायोलुमिनेसेंस होगा, अंधेरे समुद्र में चमकती हुई मछलियाँ और नियॉन ग्लोइंग एल्गे। द सर्च फॉर इंटेलिजेंस, टेक्नो सिग्नेचर्स। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे वाइल्ड है। बैक्टीरिया मिल गया, ब्लैक प्लांट्स मिल गए, लेकिन क्या वहाँ कोई सिविलाइजेशन है? नासा बायो सिग्नेचर से आगे बढ़कर टेक्नो सिग्नेचर के निशान ढूंढने में लगा है। सोचिए अगर वो प्लेनेट टाइटली लॉक्ड हुआ तो वहाँ के इंटेलिजेंट लोग कहाँ रहेंगे? ट्विलाइट जोन में तो भीड़ हो जाएगी, तो वो एक्सपेंड करेंगे नाइट साइड की तरफ। और अंधेरे में रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए? आर्टिफिशियल लाइट। जेम्स वेब और आने वाले हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी इतने पावरफुल हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैपिस वनी के नाइट साइड पर सिटी लाइट्स को डिटेक्ट कर सकें। अगर हमें वहाँ के स्पेक्ट्रम में आर्टिफिशियल एलईडी या सोडियम बल्ब का सिग्नेचर मिला तो गेम ओवर। और एक चीज और, पॉल्यूशन। अगर हम अर्थ को दूर से देखें तो हमें एटमॉस्फेयर में सीएफसीज मिलेंगे। ये वो गैस है जो एसी और फ्रिज से निकलती है, नेचर इसे खुद से नहीं बना सकता। अगर ट्रैपिस वनी के एटमॉस्फेयर में सीएफसीज मिल गए तो इसका मतलब वहाँ सिर्फ लाइफ नहीं, इंडस्ट्री और मशीन्स हैं। अभी तक हमें ये नहीं मिला, लेकिन सर्च जारी है। नासा के साइंटिस्ट कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हाउ डू वी गेट देयर? द इंटरस्टेलर चैलेंज। पता चल गया कि वहाँ कोई है। अब क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? यहाँ हमारी टेक्नोलॉजी के सामने एक दीवार खड़ी है, 40 लाइट ईयर्स की दीवार। ये सुनने में कम लगता है, सिर्फ 40, लेकिन ये दूरी इतनी है कि हमारा सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 जो 38,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, अगर वो आज ट्रैपिस वन की तरफ मुड़े तो उसे वहाँ पहुँचने में 7 लाख साल लगेंगे। तब तक तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। हम इंसानों की एक फितरत है कि हम हार नहीं मानते। फिजिक्स कहती है कि हम भारी स्पेसशिप को लाइट की स्पीड तक नहीं ले जा सकते, तो साइंटिस्ट ने कहा कि शिप को छोटा कर दो, प्रोजेक्ट स्टार शॉट। हम बड़ी रॉकेट नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे स्टार शिप्स को। ये स्टेम के साइज के नैनोक्राफ्ट हैं जिनके साथ एक बेहद पतला और चमकदार सील लगा होगा। इन चिप्स को अर्थ से पावरफुल लेजर के जरिए धक्का दिया जाएगा। ये लेजर इन चिप्स को लाइट की स्पीड के 20% तक एक्सेलरेट कर देंगे। इस स्पीड से हम ट्रैपिस वनी तक 20 साल में पहुंच सकते हैं। इमेजिन कीजिए सैकड़ों नैनोबॉट्स उस सिस्टम में घुसेंगे, फोटो लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और वापस अर्थ की तरफ सिग्नल भेजेंगे। वहां से डाटा वापस आने में 40 साल लगेंगे, यानी टोटल 60 साल। अगर हम आज ये मिशन को लॉन्च करें तो मेरे और आपके लाइफ टाइम में हमें शायद एक रियल फोटो देखने को मिल सकती है। ये कोई सपना नहीं, साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर चुके हैं। द जियोलॉजी ऑफ अ टाइटली लॉक्ड वर्ल्ड। अब तक हमने सिर्फ हवा की बात की, लेकिन असली जादू प्लेनेट के अंदर छुपा है। ट्रैपिस वनी की डेंसिटी हमें बताती है कि इसका कोर आयरन से भरा है, बिल्कुल अर्थ की तरह। हमारा प्लेनेट अर्थ रोटेट करता है। इस रोटेशन की वजह से अंदर का पिघला हुआ लोहा एक डायनामो इफेक्ट पैदा करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की रेडिएशन से बचाती है, लेकिन ट्रैपिस वनी के टाइटली लॉक्ड होने के कारण ये घूमता नहीं है। तो क्या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है? अगर नहीं तो लाइफ का होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रेडिएशन सब कुछ जला देगी। लेकिन फिजिक्स यहाँ हमें एक लाइफलाइन देती है। ट्रैपिस वनी के बाकी प्लेनेट इस ई प्लेनेट को लगातार अपनी तरफ खींच रही हैं। इस टग ऑफ वॉर की वजह से प्लेनेट अंदर से स्क्वीज होता है। इसे कहते हैं टाइडल हीटिंग। ये हीटिंग प्लेनेट के कोर को पिघला कर रखती है।
इसका मतलब बिना रोटेशन के भी ट्रैपिस-1e के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ये शील्ड उसके स्टार के खिलाफ एक इनविजिबल ढाल की तरह काम करती और इसकी गर्मी की वजह से वहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स के बिना लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि ये वोल्केनोज ही हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन को जमीन से निकालकर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। ट्रैपिस-1e सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये एक धधकता हुआ प्लेनेट है जिसके अंदर गर्मी और एनर्जी का एक समुद्र है। द नेबरिंग प्लेनेट 1D एंड 1F। चलिए थोड़ी देर के लिए 1E को छोड़ के उसके पड़ोसियों से मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं ट्रैपिस-1D से। ये प्लेनेट अर्थ से थोड़ा छोटा, लेकिन ये हैबिटेबल जोन के बिल्कुल इनर एज पर है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये सुपर अर्थ नहीं बल्कि एक स्टीमी वर्ल्ड है। नासा के डाटा ने सजेस्ट किया कि शायद वहाँ इतनी गर्मी है कि वहाँ के ओशन हमेशा उबल रहे होंगे, जिससे एक थिक वाटर वेपर एटमॉस्फेयर बनता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया को जहाँ हमेशा सोना जैसी ह्यूमिडिटी है। अगर वहाँ लाइफ है तो वो शायद हवा में उड़ने वाले माइक्रोब्स या जेलीफिश लाइक क्रिएचर होंगे जो उस घनी हवा का फायदा उठाते हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ ट्रैपिस-1F के पास। ये प्लेनेट अर्थ से थोड़ा बड़ा और हैबिटेबल जोन के कोल्ड साइड पर है। वहाँ की सतह पर शायद बर्फ की मोटी चादर होगी, लेकिन ध्यान से देखिए, इस प्लेनेट के पास हाइड्रोजन और मीथेन का एक ब्लैंकेट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। जैसे हमारे जुपिटर के मून यूरोपा के पास बर्फ के नीचे एक विशाल समुद्र हो सकता है, ठीक वैसा ही समुद्र शायद इस प्लेनेट की बर्फीली सरफेस के नीचे भी हो। ट्रैपिस-1 सिस्टम की सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि एक ही सिस्टम में हमें 3 अलग तरह की लाइफ मिल सकती है। 1D पर माइक्रोस्कोपिक लाइफ इन अ बॉइलिंग क्लाउड्स, 1E पर कॉम्प्लेक्स लाइफ इन अ ट्विलाइट जोन, 1F पर एबिसल लाइफ इन अ डार्क सरफेस ओशियन। ये कॉस्मिक लैब है जहां नेचर ने लाइफ के हर पॉसिबल वर्जन को टेस्ट किया है। दोस्तों, ट्रैपिस-1E की डिस्कवरी सिर्फ साइंस की जीत नहीं बल्कि न्यू अपॉर्चुनिटीज का घर है। अब तक हमें लगता था कि हम यूनिवर्स में एक्सीडेंट हैं। हमें लगता था कि लाइफ सिर्फ एक इत्तेफाक है जो यहाँ अर्थ पर हुई और कहीं नहीं। लेकिन ट्रैपिस-1E ने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। ये यूनिवर्स लाइफलेस पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि ये जिंदगी से भरा बगीचा हो सकता है। अगर 40 लाइट ईयर्स दूर एक छोटे से ठंडे तारे के पास लाइफ हो सकती है, तो सोचिए पूरे यूनिवर्स में और क्या क्या होगा। हो सकता है इस वक्त बिल्कुल इसी पल ट्रैपिस-1E के ट्विलाइट जोन में किसी अजनबी पेड़ के नीचे बैठकर कोई क्रिएचर अपने लाल आसमान में एक छोटे से धुंधले येलो स्टार को देखकर सोच रहा हो, क्या वहाँ कोई है? हमने उनका जवाब ढूंढ लिया, हाँ हम यहाँ हैं। ये डिस्कवरी हमें छोटा महसूस नहीं कराती बल्कि हमें जिम्मेदार बनाती है। हमें अपनी अर्थ को बचाना होगा और लड़ाइयाँ बंद करनी होगी, क्योंकि अब हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक कॉस्मिक कम्युनिटी का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इसने सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा एक नए कॉस्मिक एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लुकिंग अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।